प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चले, शांतिपूर्ण चले, और शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चलेगी तभी चर्चा भी सार्थक होगी, नहीं तो कोलाहल में तो कोई चर्चा सही ढंग से हो नहीं पाती है। और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 7 विधेयक हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, वो पारित कराने पर सरकार का या सत्ता पक्ष का जो है जोर रहेगा। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का ये आग्रह रहता है कि जो विधेयक लाए जाएं वो पारित हो जाएं, जिससे राष्ट्र की गति और तेज हो, विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो काम कहीं भी बाधा पहुंचा रहे हैं या कि जिनकी आवश्यकता है नए कानूनों की, नए प्रावधानों की, उनके आने से उन मंत्रालयों के कामकाज में गति को गति मिलती है और इससे राष्ट्र की प्रगति बढ़ती है। जी हाँ, ये तो कुल मिलाकर हम लोगों ने नंबर बताए हैं कि पूरे सत्र के दौरान जो हैं 7 विधेयक हैं, उनकी संख्या बीच में शायद बढ़ भी सकती है, कुछ अन्य विधेयक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। वित्त, गृह और पोत परिवहन मंत्रालय से जुड़े कुल 7 विधेयक इस सत्र में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। दोनों ही सदनों में आज एक एक बिल चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में वहन पत्र विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप से इसे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करने वाले हैं। आज भी 2 विधेयक हैं, एक लोकसभा के भीतर और एक राज्यसभा के भीतर। अगर बात करें लोकसभा में जो गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ पक्ष या विपक्ष रहेगा। ये तो मुझे लग रहा है कि संवेद रूप से विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा और ये विधेयक चर्चा भी अच्छी होगी और इसे पारित कराने में भी बहुत ज़्यादा चुनौती जो है सरकार के सामने नहीं रहेगी। नहीं, इसमें तो राज्य सरकार पहले से ही कुछ जातियों को सूचित करती है, केंद्र सरकार उसको मंजूरी देती है और इस तरह से कुछ जो जातियाँ उसमें शामिल की जाती हैं उनको लेकर के कि ये विधेयक आया है और इसमें जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्वसम्मत से और सौहार्दपूर्ण ढंग से ये विधेयक पारित हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ इसी प्रकार का विधेयक पहले भी आ चुका है और वो आराम से पारित हो भी चुका है। जी हाँ, वो तो स्क्रूटनी करके राज्यों की विधानसभाओं से ये आता है, वहाँ भी सर्वसम्मत से इस तरह के निर्णय होते हैं, तो कोई बहुत अवरोध इसमें कहीं होता नहीं है। और अमूमन अभी तक जैसा आपने कहा कि ये इस तरह के विधेयक सर्वसम्मत से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पारित होते हैं और मुझे विश्वास है कि ये विधेयक भी बहुत इसी ढंग से पारित होगा। दोनों सदनों की बात की जाए, राज्यसभा की और लोकसभा की, उसमें प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। बारगढ़ ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से ओडिशा में मिनी स्टेडियम परियोजना के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में निर्मित मिनी स्टेडियमों की संख्या की जिलावार जानकारी का ब्यौरा मांगेंगे। साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि उक्त अवधि के दौरान
इन स्टेडियमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है। राज्य में चल रही लंबित और प्रस्तावित मिनी स्टेडियम परियोजनाओं का विवरण क्या है और साथ ही उनके अनुमानित बजट और उनके पूरा होने की समय सीमा क्या है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह कॉरपोरेट मामले के मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या भारत को 2025 से 27 की अवधि के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग संबंधी संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह में निर्विरोध चुन लिया गया है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय कुमार दुबे कॉरपोरेट कार्य मंत्री से PMIS की स्थिति और उसकी उपलब्धियों से जुड़ा सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि देश भर में युवा प्रतिभाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पायलट चरण के दूसरे दौर में प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं। उक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का शिमला लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सीधी लोकसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र का जलगांव लोकसभा क्षेत्र सहित राज्यवार कितने छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को सरकार द्वारा लक्षित और चयनित किया गया है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निम्बालकर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हुआ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। क्या सरकार महाराष्ट्र के परभणी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार रखती है। यदि रखती है तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और उसका ब्यौरा क्या है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रम एवं रोजगार मंत्री से PMSYM योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक पेंशन योजना का कार्यान्वयन कर रही है। यदि कर रही है तो क्या सरकार ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर के सभी जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली है ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। दमदम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत राय शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का ध्यान उस बात पर गया है कि देश के सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी गिरावट आई है। यदि ऐसा है तो पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। क्या सरकार ने सरकारी स्कूलों में भारी गिरावट के कारणों का पता लगाया है। यदि पता लगाया है तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकारी स्कूलों में नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जा रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा शिक्षा मंत्री से साक्षरता दर से जुड़ा सवाल करेंगी। जानना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर 76% है जबकि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 63% है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 47% है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। सीधी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा शिक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़ा सवाल करेंगे।
जानना चाहेंगे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी है। इन स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त रसोइया सह सहायकों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसकी संख्या कितनी है। मथुरापुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद बापी हलदर शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे कि वर्ष 2023 से 2025 तक समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के अंतर्गत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल में जारी की गई या रोकी गई अथवा विलंबित धनराशि का राज्य संघ राज्यवार या क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी ढांचे या उन्नयन के लिए सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं। क्या सरकार की उक्त योजनाओं के अंतर्गत रोकी गई 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पश्चिम बंगाल राज्य को जारी करने की कोई योजना है। इंदौर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी वित्त मंत्री से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से उनकी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि हुई है। यदि हुई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस विलय के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या समय सीमा और रूपरेखा निर्धारित की गई है और उक्त विलय प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद मौजूदा आरआरबी कर्मचारियों और ग्रामीण ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सिंहभूम झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछेंगे कि क्या झारखंड में चाईबासा में किरुबुरु, मेगा हाथुबुरु, गुआ और चिरिया आदि स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की लौह अयस्क खदानों में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पलायन और व्यापक गरीबी फैल रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों की भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देने के लिए इस समस्या का संज्ञान लेने का विचार रखती है और यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उत्तर पश्चिम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया युवा मामले एवं खेल मंत्री से खिलाड़ियों के कल्याण हेतु पहल योजना से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, कोचों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने तथा खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण, अवसंरचना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को सुदृढ़ करने के लिए कोई पहल की गई है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को समय पर वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जा रहे हैं। चालाकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहेंगे कि केरल के आबादी वाले क्षेत्रों में वन्य जीव हमलों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार वन्य जीव हमलों में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों और घायलों को वर्तमान में दी जाने वाली अनुग्रह राशि, मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विचार रखती है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज वित्त मंत्री से सवाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों ने वर्ष 2021 से मुद्रा, पीएम ईजीपी और स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में औपचारिक ऋण सुविधा में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की जिलावार हिस्सेदारी कितनी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा अस्वीकृत या वापस किए गए अनुसूचित जाति के ऋण आवेदनों की संख्या और स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण क्या है। जी हां, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि प्रधानमंत्री सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले सदन के सामने मीडिया के सम्मुख
अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम है उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत
उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों,
आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज
राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं और मैं जरूर कहूंगा राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मॉनसून सत्र से ठीक पहले मीडिया से बातचीत करते हुए क्या माना जाए जनार्दन जी, प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया क्या? हाँ, वो देश की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे मौसम का हो, कृषि का मामला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, इन सारे विषयों पर इधर कई दिनों से और ये पहलगाम के बाद से तो एक आत्ममंथन सा चल रहा था और मैं समझता हूँ कि इन सारे विषयों पर जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया है, सदन में चर्चा होगी और एक अच्छे वातावरण में चर्चा हो जिससे सारा देश जो अभी विदेशी प्रतिनिधिमंडल के जाने से एक नए उत्साह का वातावरण बना पूरे देश में, वो कायम रहे और एक सर्वसम्मत और एक अच्छे माहौल में विचारों की विभिन्नता के बावजूद भी चर्चा हो तो बहुत ही अच्छा होगा और निश्चित रूप से इससे देश को, लोकतंत्र को बल मिलेगा।
चलिए, आपको भी सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है। आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर आपने चर्चा की, प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ शुभकामनाएं भी, पहला ही दिन है सबका। धन्यवाद। जी हाँ, मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र मानसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों की संरक्षण हेतु सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं एवं माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें, ताकि हम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठा सकें। आशा है कि लोकतंत्र की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा और जनहित की प्राथमिकता जैसे मूल्यों को समर्पित ये मानसून सत्र सार्थक और सफल होगा तथा हम सब मिलकर लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देंगे। जी हां, आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर पहुंचते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। अंदर प्रवेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी, जी हां, सत्र की शुरुआत से ठीक पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया संदेश और उन्होंने कहा कि मानसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संदेश ठीक सदन की कार्रवाई और मानसून सत्र शुरू होने से पहले। यहीं से पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ भी सदन के भीतर पहुंचे और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी ने उनका स्वागत किया पुष्प गुच्छ देकर। उसके पश्चात एक सामूहिक चित्र लिया गया। उस समय की ये तस्वीरें हैं। सदन के भीतर जाते हुए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, और उन्होंने कल ही एक वक्तव्य दिया था और आग्रह किया था सत्ता पक्ष और विपक्ष से कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी रहती हैं सत्र के दौरान, तो हमारा एक कर्तव्य है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। जी हां, संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि हम कुछ ही क्षण में जाएंगे और आपको दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई।
दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे। भारत को वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पर ले आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वसुधैव कुटुंबकम। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई विदेश नीति के साथ शुरू हुआ एक निर्णायक सफर नए भारत की ओर। आज दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है विश्व बंधु भारत। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति ने एक नया आकार लिया है, जो है स्पष्ट, संतुलित और सबसे पहले भारत के हितों का संरक्षण करने वाली। इस नई विदेश नीति से भारत को मिली है एक नई वैश्विक पहचान। सबका साथ सबका विकास का मंत्र अब वैश्विक मंचों पर भी गूंजने लगा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट विदेश नीति को पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों के साथ और भी सशक्त बना दिया है। तभी तो कोविड की चुनौती हो या किसी देश की जरूरत, भारत हमेशा विश्व बंधु यानी दुनिया का एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने बिना शर्त 100 से ज्यादा देशों को बिना इंतजार किए मदद पहुंचाई। तुर्की में भूकंप की आपदा हो या नेपाल जैसे देशों में भूकंप पीड़ितों की मदद की पुकार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे विश्व नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो या फिर इजराइल हमास युद्ध पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने की बात, विश्व बंधु भारत ने संकट की स्थितियों में विश्व मानवता की सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ हो या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इनके जैसे सभी नए इनिशिएटिव्स ने विश्व बंधु भारत को वर्ल्ड क्लाइमेट वॉरियर बनाकर उभारा है। ग्लोबल साउथ के देशों का स्वाभाविक नेतृत्व कर रहे भारत ने G20 जैसे शीर्ष मंचों पर गरीब और विकासशील देशों की आवाज को एक नई ताकत दी है और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मूल मंत्र को दुनिया के सामने रखा है। आज दुनिया भारत को व्यापार, तकनीक और भरोसे का केंद्र मानती है। G7 हो, FATF हो या फिर UNSC, हर शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भागीदारी अब निर्णायक है। डिजिटल डिप्लोमेसी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक विश्व बंधु भारत का गहरा असर अब हर दिशा में साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सिर्फ रणनीति नहीं है, ये है आत्मनिर्भर भारत की आत्मविश्वास भरी आवाज। भारत अब अपनी शक्ति स्वयं है, दुनिया अब भारत को सुनती है।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री ढींढसा ने
केंद्र सरकार के मंत्री परिषद के रूप में कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 4 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। वे पंजाब सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी रहे। श्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन 28 मई 2025 को 89 वर्ष की आयु में मोहाली, पंजाब में हुआ। श्री छोटे सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 9वीं लोकसभा तथा मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री छोटे सिंह यादव का निधन 13 जून 2025 को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री आनंद सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री आनंद सिंह का निधन 6 जुलाई 2025 को 86 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नरसंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है। माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई, जिसमें विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी का भी असामयिक निधन हो गया। ये सभा इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। ये सभा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले सफल मिशन के लिए सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री प्रदीप पुरोहित। श्री प्रदीप पुरोहित, क्वेश्चन नंबर Question number 1. Question number 1. उत्तर सभा पटल पर रखा गया है।
सदस्यगण प्लीज, अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज, एक मिनट बैठिए बैठिए, प्लीज सुनिए, बैठिए मणिकम जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लीज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न दो।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, सिक्योरिटी और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया, 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
educational content. He produced impactful documentaries and programs on national integration, insurgency in the Northeast, youth empowerment, and ecological preservation. Sri Lau was also a prolific writer and a passionate advocate for indigenous rights and regional development. He served as chairman of Joram Electronics Development Corporation Limited and was founder chairman of Turini Integrated Farming Society, promoting sustainable farming practices. His demise marks the loss of a visionary communicator, a devoted representative of Mizoram, and a tireless champion of inclusive progress. Sri Nepal Dev Bhattacharya, 1950-2025, Rajya Sabha member from West Bengal, 1981-1988. He was a respected trade unionist who played a significant role in student and labor movements. He brought deep understanding of workers' concerns into Parliament. His death is a loss to the cause of social justice and labor rights. Sardar Sukhdev Singh Dhindsa, 1936-2025, representing Punjab in Rajya Sabha across 3 terms, Sardar Dhindsa had a distinguished public career including service in the Lok Sabha and as a union minister 1999-2004. Renowned for his leadership and grassroots engagement, he was a stalwart advocate of agrarian and social justice issues. The nation remembers him as a venerable statesman. Shri Tenala G. Balkrishnan Pillai, 1931-2025, 3-term Rajya Sabha member from Kerala. Shri Pillai was a veteran political figure known for his oratory and organizational acumen. A committed Democrat and inclusive leader, he also served in the Kerala Legislative Assembly. His demise is a significant loss to people and public life in Kerala. Shri Vijay Kumar Rupani, 1956-2025, Rajya Sabha member 2006-2012, and later Chief Minister of Gujarat 2016-2021. Shri Rupani tragically lost his life in the Air India Flight 171 crash. He played a vital role in Gujarat's infrastructural and industrial development and remained active in social initiatives. His untimely demise ends a vibrant political journey marked by public service and dedication. We deeply mourn the loss of these eminent leaders who served this House and the nation with distinction. I urge members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Honorable members, as we assemble for the 268th session of the Rajya Sabha, I extend my warm greetings to all of you. Warm greetings to all of you. Since our last session, the tragic and cowardly terrorist attack in Pahalgam on April 22 took innocent lives, deeply wounding our collective conscience. In response,
our nation stood united, rallying behind Operation Sindoor to neutralize terrorist hideouts across the border. The resolute bravery of our armed forces, combined with the steadfast solidarity of our people, powerfully reaffirmed our unwavering commitment to protecting the unity and integrity of the Republic. Honorable members, with deep sorrow, I refer to the tragic crash of Air India Flight 171 on 12 June, claiming 240 lives. This heartbreaking tragedy has brought immense grief nationwide. While investigations continue, we mourn this profound loss. On behalf of the House, I offer heartfelt condolences to the bereaved families and to all those affected by this tragedy. Honorable members, this session comprising 21 sittings includes a recess from 12th to 17th August for Independence Day celebrations. A number of important legislative proposals are scheduled for consideration and 4 days have been allocated for private members' business, offering a platform for individual members to raise vital issues and introduce legislative initiatives. A thriving democracy cannot sustain constant acrimony. Political tension must be reduced, as confrontation is not the essence of politics. While political parties may pursue the same goals through different approaches, no one in India opposes the nation's interest. I urge all political parties to foster bonhomie and mutual respect, avoiding unbecoming language or personal attacks against leaders on television or elsewhere. Such behavior contradicts our civilizational essence. Dialogue and discussion, not conflict, are the way forward. Internal fighting strengthens our enemies and provides material to divide us. India's historical strength lies in discourse, dialogue, deliberation, which should guide our parliament. I urge all political parties, ruling and opposition, to engage in constructive politics for Bharat's greater progress. With your cooperation and active participation, I am confident that this monsoon session will be productive and meaningful. Honorable members, I have to inform members that I had received a letter on 1st July 2025 from Shri Sanjeev Arora, member representing the state of Punjab, resigning his seat from the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from 1st July 2025. Papers to be laid on the table, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 267th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Shri Satish Chandra Dubey. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली मेरे नाम के क्रम संख्या 4 के 2 के क पर उल्लिखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। Shri Sanjay Seth. Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of papers mentioned against my name as serial number 4 to be in today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House under subclass A of Class 2 of Article 123 of the Constitution a copy in English and Hindi of the Manipur Goods and Services Tax Amendments Ordinance 2025, number 1 of 2025, promulgated by the President on the 9th June 2025. Honorable members, I have received a notice of motion under Rule 167 from Sri Samik Bhattacharya to discuss Operation Sindoor, a landmark in military brilliance and diplomatic outreach, which I have admitted for discussion as no day yet named motion. The date and time for discussion would be decided after consultation with the leader of the House and other leaders. I'm coming to that. Next.
First 167, then 267. Around noon today. I'll discuss with the leaders. Honorable members, 18 notices have also been received under Rule 267. The notices of Dr. John Britas, Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Akhilesh Prasad Singh, Srimati Renuka Chaudhary, Shri Manoj Kumar Jha have demanded discussion over the concerns arising out of a special intensive revision of electoral rolls undertaken by the Election Commission in Bihar. The notices of Shri Mallikarjun Kharge, Shri Pramod Tiwari, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. V. Sivadasan, Shri Ramjilal Suman, Srimati Renuka Chaudhary, Shri Sandosh Kumar P, Shri P.P. Sunil, Shri Abdul Wahab have demanded discussion over the tragic terror attack in Pahalgam and India's response through Operation Sindoor. The notice of Shri Tiruchi Shiva demands discussion over Union government's inordinate delay in publishing ASI's Khizdi report and its implications for scientific transparency. The notice of Shri Sanjay Singh demands discussion over the violation of the right to education due to large-scale merger and closure of government schools in Uttar Pradesh. The notice of Shri A.A. Rahim demands discussion over the ongoing negotiations for free trade agreements with the United States and the European Union and its impact on agricultural sector. The notice of Shri Harish Biran demands discussion on two issues: the bulldozer action on the houses of minorities in various states, and to discuss the Pahalgam terrorist attack. Honorable members may recall that detailed ruling had been imparted by me on multiple occasions, particularly on 8 December 2022 and 19 December 2022. These notices are not in conformity, and I am not able to persuade myself to agree. Leader of the opposition, Sir, please. Leader of the opposition, sir. You told that it is not in conformity with the rules. एक second. अच्छा sir. I am always helpful, sir. Yes. I said so, sir. Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े
तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहाँ पर नहीं मैं सुनता हूँ उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। Okay, 1 minute please, सर, 1 minute. ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा, ना ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है, एक बार का आदमी। लीडर ऑफ द हाउस, सर, you made your point, sir. You made your point, sir. Sir, you made your point. Leader of the house. सर, सबसे पहले हाँ सर, you said so, sir. You have said so, sir. No. One second. एक second. The honorable leader of the opposition, 1 second, sir. The honorable leader of the opposition has made his point, and only there are. 1 minute. Okay, sir. सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने। Leader of the house. Now, sir, now you have made your point, sir. Only what leader of the house will go on record. No. Leader of the house. सर, Leader of the house. सबसे पहले only what leader of the house says will go on record. Okay. सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो सर, आज let us have good debate. अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? Honorable members, तो सुन लो। 1 second. Honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house.
सर श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेकंड प्लीज, फर्स्ट ask the members, ask nothing, honorable members, एक सेकंड सर, I have not given permission to, I am having mic for myself at the moment, only No, this is political. The government is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. No, I think the House is getting into disruption. Honorable members, it is not a good practice. The government has agreed to have a full-fledged discussion on Operation Sindoor. I have admitted the motion. I will discuss with the leaders. The House is adjourned to meet at 12 noon.
Democracy is never of a kind where the same party will ever come to power. We have seen in our lifetime the change takes place at the state level, at panchayat level, at municipal level. That's a democratic process. But one thing is for sure, there has to be continuity of development, continuity of our civilizational ethos, and that comes only from one aspect. We must respect democratic culture. India is perhaps the only country in the world that has structured democracy at all levels. Constitutionally structured, understand my word. Before 30 years, we had constitutional democracy only in the state legislature and parliament. But now we have constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at district level, by State Election Commission, which is as powerful and a constitutional body like Central Election Commission. For a limited number of seats, all over the country there are coaching centers with vying with one another for advertisement space in the newspaper. Not one. 1 page, 2 page, 3 pages, sometimes 4 pages in a row. And what a spectacle. Putting you boys and girls in photographs. No. This is not Bharat. We can't have commodification and commercialization. We have to believe in Gurukul. You have to come out of, youth has to come out of the silos. You have to know the opportunities elsewhere. Those opportunities are also very necessary for development of the nation. I am sure you will share your process with others. Don't be guided by narratives outside. All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. But at the end of the day, we are sovereign. We take our own decisions. Is it required to play every bad ball? Is it required to have wrestling sessions as to who said what? One who scores good runs on the cricket pitch always leaves bad balls. They are tempting, but not attempted. And those who attempt, you have safe gloves of the wicketkeeper and someone in the gully.
देश प्रेम की अग्नि जल रही है जन जन के सीने में। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बदला वातावरण जम्मू कश्मीर का, बदला है नॉर्थ ईस्ट। नभ में लहराया तिरंगा, नस नस में बहती शौर्य गंगा। सैन्य बल से है शत्रु भ्रांत, देश का मान INS विक्रांत। रक्षा बजट वृद्धि से देश हुआ शक्तिशाली, आतंक चकनाचूर, भारत के पराक्रम के साक्षी उरी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की बेटियां बन रही हैं देश का बल। अग्रणीय तकनीकी नवीनीकरण से सुरक्षित देश का आज तथा कल। मना रहा है भारत विकास का अमृतकाल। राष्ट्र का सुरक्षा तंत्र हो रहा विशाल। विकसित भारत का अमृतकाल। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ काइंडली लिसन में कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की। आई एम जस्ट रेजिंग योर कंसर्न मिस्टर गौरव गोगोई जी। आई एम जस्ट काइंडली यू शुड हैव पेशेंस, काइंडली लिसन मी। आई एम जस्ट रेजिंग योर कंसर्न। कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि सदन पटल पे जो प्रपत्र रखे जाने वाले आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आइटम नंबर 3। सभापति महोदय, मैं आपको समय दूंगा। आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की कार्यसूची में
क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख आप बैठ अंकित जाएं। कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। अभी मैं आपको समय दूंगा। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned of the business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson, sir. With your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Jain Chaudhary, I rise to lay on the table of the House pertaining to the Ministry of Education as mentioned against his name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 6 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, I will request all of you to kindly take your seat. I will give you time in 0 hour. There are so many 0 hour questions. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Kirti Vardhan Singh, I rise to lay on the table of the House pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against his name at serial number 7 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्रीमती रक्षा खड़से जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of paper Hindi and English version as shown against my name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री सुकान मजूमदार जी। श्री सुकान मजूमदार। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's list of business. आइटम नंबर 10 श्री बैजयंत पांडा जी। Honorable Chairman, sir, I rise to present the Hindi and English versions of the report of the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री बैजयंत पांडा जी। Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 12 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त की गई न बिकी संपत्तियों के बारे में श्री पुरुषोत्तम रूपाला संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 1123 के 2/12/2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण और उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलम्ब के कारण बताने के बारे में। आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grant 2024-2025 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the status of implementation of the recommendations contained in the 6th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. आइटम नंबर 14 श्री गणेश सिंह जी। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश करता हूँ सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 की मत के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए
जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी विषयों पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार को अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए और माननीय अध्यक्ष जी सभी उन विषयों को विचार करके आप सबकी राय से स्वीकृति देंगे और सरकार उन विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। स्पीकर साहब ने क्वेश्चन आवर में कहा कि ये क्वेश्चन आवर आपका है, ये प्रश्न प्रहर आपका है। आप सवाल करते हैं, लॉटरी आती है, मुश्किल से उसका जवाब होता है। फिर जीरो आवर आपका है, ये बैलेट में आपका आया है। बेनी बेनहन का जीरो आवर है, बेनी बेनहन का जीरो आवर आप बोलना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते हैं तो आज जीरो आवर में मानी जो विपक्ष के सदस्य हैं उनके भी हैं। आप औजला साहब अपने साथियों को बोलने दें। जो विषय आपके दल के द्वारा उठाया जाना है वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। मेरी बात सुन ले, आप एक बार अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है। तो अगर हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, कृपया अपना स्थान ले लें। माननीय रक्षा मंत्री जी।
चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा। और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ये सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता मानसून सत्र के दिन पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए। क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।
time. So whenever these incidents happen, and if the black box gets damaged, black box is the flight data recorder, which has all the necessary information which gets recorded. And whenever there is a slight damage that happens, it was always, it came to that point, sir, where we were sending the black box outside to the original equipment manufacturer and getting it decoded from that state of manufacture only. And it was for the first time that as a country, India took a stand that the black box which was achieved, even if it was damaged, that the whole decoding process is going to happen in the country, and we have successfully done it in the country also. The AIB has been successful in decoding the entire data which was available, even if the black was from the outer side, if it was looking damaged also. And once the AIB has achieved decoded the data, which was achieved from two different things. One was the flight data recorder, which has the data numbers, and also the cockpit voice recorder, which has the audio, this thing. So all these things, taking out the facts, the investigation processor runs on three principles, which is to find out what happened, how it happened, and why it happened. And preliminary report, it is called the preliminary report because it can't address all the things and all the questions that we have right now. And what we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine were mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened, and to come out with the further future action on, it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final report, sir. And I can say this to the House and through you to the people of this country also, that the AIB has a very definitive, thorough, rule-based process. They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased. This also I can say that the AIB is totally unbiased and looking into the facts. Now, there can be many questions also. I have seen multiple articles myself. I have seen multiple articles not only by the Indian media, but also the Western media trying to promote their own narrative, their own viewpoint, their own kind of consideration. But I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. We want to stand by the truth, not what is happening with the pilots, or not what is happening with the Boeing, or not what is happening with the Air India or any other stakeholder which is this. We want to stand by the truth. We want to find out what exactly happened, and that is only going to be coming out once the final report has been placed. So we have to respect the process of investigation, and once that process of investigation has happened, then we can talk about what happened and how it happened, and then the corrective measures. If we talk about the other incidents that would have happened before, let it be the Air Nippon, Japanese Airways, or any other airways for that fact, every time any incident happens in any country, then the same process is followed, where the investigation body gets into the process of investigation, and once the thorough investigation is done and the final report is placed, only then the corrective measures to all these countries and all these airline operators and all the regulators is sent, so that the corrective action is being done. And this has happened in the previous incidences also. Wherever there was any incident happened, whenever there was a mandatory suggestive correction measures that were supposed to be done through the international protocol, it is mandatory for every state regulator to follow these and every airline operator to follow these. And we have thoroughly, without any negligence, we have thoroughly followed all the corrective and suggestive measures from the ICAO international protocol. Thank you. Second supplementary. Chairman, sir, as we are all aware that the DGCA is the cornerstone of aviation safety in our country. But as we know, that in spite of these serious incidents which have taken place in our country, at this Ahmedabad incidents or the earlier whatever accidents have taken place, the DGCA is functioning at 50% of its sanctioned strength, technical strength. It's a very serious issue. I'd like to know from the Honorable Minister whether the government acknowledges this acute shortage in technical personnel within the DGCA, and what urgent and time-bound steps are being taken to fill these critical vacancies so that the regulator is fully equipped to safeguard the lives of lakhs of passengers who rely on air travel every day. Thank you.
We all know the kind of progress civil aviation took in the last 10 years, and I have also been time and again talking about the tremendous numbers depicting the growth that we have seen in the country, right, in the number of aircrafts or the passengers that travel through who prefer air travel, or the number of airports. Everything has almost doubled in the last 10 years, or more than doubled in the last 10 years, sir. Even after we see that the COVID, which was a major road break for civil aviation, we have crossed the pre-COVID numbers, and we are seeing a tremendous growth in civil aviation network. And this is why we from the ministry also recommended that we need to create more posts in this DGCA, so that the surveillance or the safety or the security of civil aviation is very much intact with the tremendous robust growth that we are seeing. And this post that we are seeing, which are vacant, which has come to discussion, is the posts which have been created in last year and over the period of last 2 to 3 years. And we have to understand that creation of posts and recruitment of posts is a continuous process. And there is UPSC which is also involved. And we from the ministry are in continuous discussion. And last year itself, we have recruited 103 posts, which in the history of DGCA was the highest number of posts which was recruited. And this year we have planned to recruit 190. Where UPSC also has come forward, and by October, end of October, we are going to recruit 190 posts for this DGCA. And the other thing, which is more practical, that I want to tell the House, is that these are very niche and technical posts. It's not like we have a huge pool. This is a limited pool of subject matter experts, let it be the engineers or the pilots or medical experts, aviation-related experts. This is a very specific pool of people that we are trying to pick up from. And it is a very tough process of picking up the right people, because these are going to be the regulators, these are going to be the inspectors, these are going to take care of the safety. So the recruitment process is also a very rigorous process, and we are doing our, we have taken notice of this thing also, and it has been continuing process, and we are putting more pressure so that the timelines for the recruitment also come down, and very soon we are in the process of achieving 90% of these vacancies also to be recruited. Thank you. Third supplementary, Manisri R. Girirajan. Thank you, sir. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has formed any high-level committee and formulated any new norms and procedures to be adopted and complied during the safety audits and the routine inspections of each and every flight before the takeoff, and to provide special refresher training to ensure the physical, mental and emotional stability of the pilots are stable and fit to fly after they complete the 1,000 hours of flight. Thank you, sir. Thank you. Sir, like I said, after the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened. And on the other side, overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further. Because not only within the country, we are also trying to study other countries across the world where there might be better safety measures in their own countries. So we have also formed a high-level committee under the chairmanship of Home Secretary, and all important people from the aviation are also participating in it. And they are calling people from multiple sectors who are necessary to give more suggestions regarding this. And it is an ongoing process, sir. It was formed right after the incident, and it has got a timeline of 3 months so that they can have multiple meetings within this. And the question which has been put up by the honorable member is also discussed within that committee, and we are all hoping that they come up with some good measures. We already have very robust safety mechanism in the country. We all have to be aware of this process, that it is not that something extravagant or something outside the box is required for the country. We have a very good safety mechanism. Today, if you look at the numbers, today domestically there are 2,909 departures that are happening in the country. 2,909. And internationally, if you look, 624. So overall, the number of departures that are happening every day from the country is 3,500. And around 5 lakh passengers are traveling every day by air. Even today, these are numbers that I have taken from today. So 5 lakh passengers are traveling safely every day. 3,500 flights are taking off every day from the country. So we have a very good process, but we are not stopping there. We want things to be brought down to zero in terms of incidents or anything. That is the process that we have. That is the integrity that we have, and that is the target that we have. So we are
being more open now to the suggestions that are coming into our side, and we are looking at the international process also, and some of the countries where they feel, because ICAO, which is the International Civil Aviation Organization, always has a third eye on all the countries which are running operations, which are having these civil aviation networks, because civil aviation is not a thing where it is just within the country. It is not limited within the country. There are airlines from our country which are registered in India going into other countries and picking up and traveling passengers of other countries also. And likewise, other countries, airlines are coming into our country and they are picking up our passengers. So this is a global thing. And all the countries which are having these civil aviation departments or ministries or sectors, they all have to comply with the Civil Aviation Organization, International Civil Aviation Organization protocols. And we have been very committed to maintain those protocols. And we have a very effective score of 85 in the International Civil Aviation Organization safety score. And there are other countries, and you have to imagine the numbers that India has. We have more than 160 airports in the country. And I've given you the number of passengers that are traveling every day. In other countries, you might say that New Zealand or UAE or this thing, how many airports they have? 1, 2, 3? And we are operating at such a vast scale. And that is not like an excuse I'm putting, but that is the kind of growth that we have seen in the country and the kind of growth we are trying to maintain by also having a 100% safe and secure civil aviation network. Dr. Fauzia Khan. Sir, I would like to ask the Honorable Minister that a Boeing B7878 aircraft VT-ANW was involved in an air turnback incident due to in-flight shutdown of engine 1 of flight number AI-131 during climb on the 4th of August 23. Sir, from the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai to Heathrow on the 4th of August, this flight was leaving. As per the incident report of DGCA, an HPC stage 10 blade went missing due to improper installation of locking lugs. That made dust accumulate in the left-hand engine, leading to the engine's surge and subsequent engine shutdown. Sir, an RTI... Be brief. That's brief only. Sir, an RTI query to the DGCA has revealed that 65 in-flight engine shutdown incidents occurred between 2020 and 2025. So that's quite a large number. In that regard, what specific measures will the government take, as you spoke about such a large number of operations? So, and we have very advanced technology as well. So in order to have a quick before flight inspection of engine and exhaust systems, what measures will the government adopt? Thank you. Sir, in terms of safety, I have to also tell that the DGCA has inspections which are planned surveillance, ramp inspections of both the domestic and the foreign sector, spot checks and night surveillance. And this is done through an annual surveillance and safety plan that the DGCA prepares. And based on the regular checking that happens, they have a overlooking safety audit also that is happening all over the country. And they keep monitoring each and every plane. They keep monitoring each and every airport and all the safety measures that are being listed. And everything is very thoroughly monitored. And whenever these kind